हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है उसको ट्रैक किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, रेडार के द्वारा, सोनार के द्वारा या फिर पल्सर के द्वारा। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह जो होता है वो पृथ्वी से सुस्पष्टता से एकदम क्लियरली डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए एक डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है और ये जो कर्व होता है वो समय एवं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होती है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी के मध्य बनाया जाता है, ठीक है। ये जो डॉपलर कर्व होता है, तो डॉपलर इफेक्ट के द्वारा जो कृत्रिम उपग्रह है उसकी पृथ्वी से सुस्पष्टता से उसे ट्रैक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? यहाँ पे कौन सी ऐसी जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज, वो नहीं चेंज होंगी? ऑप्शंस हैं द्रव्यमान मास, घनत्व डेंसिटी, सांद्रता कंसंट्रेशन, आयतन वॉल्यूम। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आयतन वॉल्यूम। देखिए होता क्या है, 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में घोलकर तैयार जो सॉल्यूशन यानी विलयन जो तैयार किया जाता है उसके द्रव्यमान में अवश्य परिवर्तन होगा, क्योंकि पहले वो पानी था, बाद में उसमें क्या घोल दिया गया है? चीनी घोल दिया गया। तो उसका जो वेट यानी द्रव्यमान यानी उसका जो मास है उसमें तो चेंज होगा ही, और अगर द्रव्यमान में चेंज हुआ है तो उसकी डेंसिटी यानी घनत्व में भी अवश्य वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि पहले क्या था, पानी एकदम लाइट, एकदम लिक्विड था, ठीक है, पतला पतला डाइल्यूट था। जैसे ही इसमें चीनी का घोल किया गया वो थोड़ा सा जो है चिपचिपा हो गया, थोड़ा गाढ़ा हुआ, तो उसकी डेंसिटी जो है प्रभावित होगी। इसके अलावा जो यहाँ पे सांद्रता दी गई है, यानी कि सांद्रता जो अवयव की है उसकी मात्रा जो होती है उस पर निर्भर करती है कि जितनी ज़्यादा हम चीनी घोलते जाएंगे उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो उतनी ही ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आयतन है यानी वॉल्यूम है, अगर हमने 1 ग्लास पानी लिया है तो पानी 1 ग्लास ही रहेगा, उससे ना कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जो राशि यहाँ पे भौतिक राशि वॉल्यूम दी गई है, आयतन दी गई है, वो प्रभावित नहीं होती है, वो नहीं बदलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, मोबाइल चार्जर होता है। ऑप्शंस हैं एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप वाला, और एक अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें से मोबाइल चार्जर क्या होता है? क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर जो होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका प्रयोग वोल्टेज को नीचे करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्टेप डाउन इसीलिए कहा गया, वोल्टेज को नीचे करने के लिए यानी कम करने के लिए किया जाता है। और इसमें एक रेक्टिफायर भी यूज़ होता है, और रेक्टिफायर का वर्क यहाँ पे ये होता है जो AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो जैसे चार्जिंग जब हो मतलब कि चार्जिंग के द्वारा जो बैटरी में जो चार्ज होता है उसको स्टोर किया जाता है। तो क्वेश्चन 3 का सही आंसर ऑप्शन डी है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। ऑप्शंस हैं माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है वो उसमें पाई जाने वाली फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शुगर होती है। और ये जो फल की जो शर्करा होती है वो एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, क्योंकि एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 2 जो है सूचियाँ दी गई हैं, एक में विटामिन्स दिए गए हैं, एक में उनका प्रचुर स्रोत दिया गया है। आपको एक जो है एक जानकारी दे दें
कि ये जो क्वेश्चन है ये अभी जो RO 2016 का जो अभी पेपर हुआ था 20 सितंबर को, उसमें सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही यूपीएससी ने जो करवाया था ऐसे ही क्वेश्चन आया था। बस उसमें 2 विटामिन यहाँ पे 4 दिए गए, इनमें से 2 विटामिन को हटा करके 2 दूसरे रख दिए गए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़े से चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन B6 जिसका प्रचुर स्रोत दिया गया है धान का चोकर, राइस ब्रेन। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, कॉड लिवर ऑयल। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल। विटामिन K अल्फा अल्फा। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विटामिन B2। विटामिन B2 जो है वो कॉड लिवर ऑयल उसका प्रचुर स्रोत नहीं है। ठीक है, विटामिन B2 जो है वो जो हरी सब्जियां होती हैं वो उनका हरी सब्जियों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जियों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन B2। और यहाँ पे जो कॉड लिवर ऑयल दिया गया है, कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो विटामिन D और साथ में विटामिन D और जो A होता है उसका ये जो है प्रचुर स्रोत होता है। विटामिन D और विटामिन A का प्रचुर स्रोत होता है कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, और जो यहाँ पे विटामिन B2 दिया गया है ये हरी सब्जियों का मतलब कि हरी सब्जियां इनका जो है उसमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जो 2016 में पूछा गया था उसमें क्या दिया गया था, उसमें विटामिन B2 को हटा दिया गया था। दोनों ही विटामिन B6 B2 को हटा करके B2 की जगह विटामिन D दे दिया गया था जो सही था। ठीक है, और B6 की जगह उसमें विटामिन C दे दिया गया था जिसमें नींबू उसका प्रचुर स्रोत रखा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची 1 में उत्पाद दिया गया है और सूची 2 में स्रोत दिया गया है। ठीक है, सूची 1 में जो उत्पाद हैं उसमें अफीम है, ओपियम, हींग है, रबर है और कुनैन है। और सूची 2 में जो स्रोत हैं उनमें छाल है, पेड़ों की छाल, और जड़ है, फल है, तना है। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है कि कौन सा उत्पाद किस से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 3, 2, 4, 1। मैच करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अफीम जो उत्पाद है वो किससे प्राप्त होता है, फल से। अफीम का जो पौधा होता है इसमें जो उसका फल होता है, ठीक है, उसमें एक जो है इसमें चाक लगाई जाती है और फल के अंदर दूध होता है। ठीक है, अफीम का उसी को ही जो लैटेक्स होता है उसी को ही निकाल करके उसको सुखा करके फिर उसको जो है अफीम के तौर में उसको यूज़ किया जाता है। तो अफीम जो है वो फलों से प्राप्त किया जाता है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हींग। हींग जो है वो जड़ों से ही प्राप्त होता है, उसका स्रोत जड़ है। और रबर जो होता है वो तने से प्राप्त होता है, तने इसका स्रोत है। कुनैन जो होता है वो पेड़ों की छाल से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए में मानव शरीर सेलुलोज की पाचन में असक्षम है। ठीक है, और कारण जो है इसका क्या दिया गया है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टोस विद्यमान रहता है। तो नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। कथन ए में कहा गया है मानव शरीर सेलुलोज की पाचन में असक्षम है। बिल्कुल यहाँ पे ये बात एकदम सही कही गई है क्योंकि सेलुलोज का जो पाचन है वो मानव शरीर में नहीं हो पाता है। उसके लिए जो एंजाइम होता है वो मनुष्यों में नहीं होता है। ठीक है, सेकंड जो इसका दिया गया क्योंकि कारण कथन को ही क्लासिफाई करता है। तो कारण यहाँ पे दिया गया है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टोस, स्टार्च डिग्रेडिंग जो एंजाइम है डायस्टोस वो विद्यमान रहता है। बिल्कुल ये पाया जाता है, स्टार्च अपघटक एंजाइम मनुष्यों के शरीर में पाया जाता है। बट यहाँ पे ये रीज़न नहीं, क्योंकि स्टार्च अलग है, सेलुलोज अलग है। ये जो स्टार्च है वो सेलुलोज को क्लासीफाई नहीं कर रहा है, इस वजह से ये दोनों ही जो मतलब कि ये स्पष्टीकरण जो है आर का ये सही नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रजकहीनता, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें हमें ये बताना है कौन सा रोग आनुवंशिक नहीं है। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। जो यहाँ पे रजकहीनता, एल्बिनिज्म और हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो दिया गया है, ये तीनों ही आनुवंशिक रोग होते हैं। जबकि जो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस है, ये आनुवंशिक रोग नहीं है, ये रतौंधी आंखों की एक बीमारी है। इस रोग के जो रोगी होते हैं उनको दिन में अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक की चीज़ें भी ठीक नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये बताया गया है कि इस रोग के जो रोगी होते हैं उनको दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वो पास की जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। रतौंधी का जो मुख्य कारण होता है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। जो विटामिन ए का अगर प्रचुर स्रोत देखा जाए तो गाजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध जो स्मेल आती है वो निम्नलिखित में से किसकी होती है? ऑप्शंस हैं मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर मिथाइल मरकैप्टेन। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिथाइल मरकैप्टेन। ये जो मिथाइल मरकैप्टेन होता है, पहले हमें ये जान लें कि एलपीजी क्या है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है आदि हाइड्रोकार्बन्स का ये मिश्रण होता है एवं घरों में ये रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसमें अत्यंत उच्च दाब पर ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, प्रोटीन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन वगैरह, ये वाली जो इनकी जो गैसें होती हैं वो अत्यंत उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर इनको जो है द्रवित लिक्विड फॉर्म में करके उसमें सिलेंडर में इसको भरा जाता है। ठीक है, इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई एलपीजी क्या होता है। ठीक है, अब ये जो प्राकृतिक गैस हैं तथा पेट्रोलियम के प्रभावी जो आसवन से प्राप्त होती हैं, ठीक है, ये जो प्राकृतिक गैसें हैं ये पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन होता है उससे प्राप्त होती हैं। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेनली यहाँ पे जो अभी गैसेस बताई हाइड्रोकार्बन्स में, प्रोटीन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इन सब में ना तो इनका कोई कलर होता है ना ही इनमें कोई स्मेल होती है। लेकिन अगर गैस लीक हो रही है, इनका अपना वर्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब सेंसिटिव होता है, लेकिन अगर गैस लीक हो रही है तो ना तो स्मेल है ना ही कलर, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो इस वजह से एलपीजी में कि उसके रिसाव हो रहा है उसको पहचानने के लिए इसमें एक दुर्गंध युक्त स्मेल वाला एक जो है पदार्थ डाला जाता है जिसको इथाइल मरकैप्टेन कहते हैं, इसे मिला दिया जाता है। इसी वजह से मिथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, तो मिथाइल मरकैप्टेन जो होता है इसको मिलाया जाता है, इसी वजह से एलपीजी गैस जो होती है उसमें स्मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शंस हैं बेकेलाइट, रेशम, सिल्क, केवलार या फिर लेक्सान। तो इसमें कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेशम। तो जो प्राकृतिक बहुलक में देखें, बाकी जितने भी हैं इनमें जो रेशम है वो प्राकृतिक बहुलक है। तो और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सेलुलोज होता है, लकड़ी है, रेशम है, त्वचा है, रबर है, ये सारे के सारे प्राकृतिक पॉलीमर्स, प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं और ये खुली अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें या तो पौधों से प्राप्त किया जाता है या फिर जीवधारियों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो रेशम है ये एक प्राकृतिक बहुलक है और रेशम जीवधारी से, कीट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।